बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, खित्ते की सूरत बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है। पाकिस्तान की सरकार को कन्फ्यूजन इस बात की है कि पाकिस्तान ने खड़े कहाँ होना है, जाना कहाँ। अगर फुल फ्लैज वॉर हो जाती है तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया है और इसके अलावा अमेरिका का एक दबाव भी पाकिस्तान के ऊपर रहेगा और इसराइल की तरफ पाकिस्तान का एक झुकाव भी बढ़ता जा रहा है बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद। तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। एक कंफ्यूजन के माहौल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट के हामी जाने जाते हैं, वो वक्तन फवक्तन ईरान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। उनका ये कहना है ईरान ने हमारी बेइज्जती करवाई, ईरान ने हमारी नाक नीचे लगवाई, ईरान ने हमारे साथ धोखा किया। इस किस्म के बयानात वो लोग दे रहे हैं। फील्ड मार्शल खुद गए लेकिन ईरान नहीं माना। देखिए, ईरान जंग के दौरान नहीं माना। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हमला किया किसने, आगाज किसने किया लड़ाई का। लड़ाई का आगाज किया अमेरिका ने और ईरान ने। आयतुल्लाह खामनाई जो सरबराह है मजहबी नौयत के ईरान में, सुप्रीम लीडर है, उन्हें कत्ल किसने किया? अमेरिका ने और इसराइल ने। मासूम बच्चियों को पहले ही हमले में कत्ल कर दिया गया, बहुत बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुआ। अब ये सारी चीजें होने पर ईरान ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने बहुत मार खाई लेकिन सरेंडर नहीं किया, बल्कि वो जवाबी कार्रवाई करते रहे। तो अब वो सिर्फ इसलिए सरेंडर कर दें क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप कुछ मुतालबात ज्यादा तस्लीम कर दें, हालांकि बात बन गई थी। और ये जो बात बन गई थी इसकी गवाही पाकिस्तान के अंदर अब बहुत सारे सहाफी आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू हो गए हैं। जो पहले बोलने से डरते थे उन्हें भी अब जुबान लग गई है। और अमेरिकन मीडिया खुद बता रहा है कि ये बात बन गई थी कि ईरान आबने हुर्मुज़ को खोल रहा था इस शर्त पे कि अमेरिका नाकाबंदी फौरी तौर पे खत्म कर देगा और बाकी चीजें मुज़ाकरात में जाकर तय हो जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाकाबंदी को एक ताकत के तौर पे इस्तेमाल किया। इस वक्त अमेरिकी ताकत खित्ते में कहां कहां जमा हो चुकी है और किस तरीके से वो ईरान को घेरा डाल रहे हैं, इस पे मैं आपको मैप पे लेकर जाऊंगा। यानी हमें एक दफा फिर जाना पड़ेगा मैप पे और चलते हैं मैप पे। जी नाजरीन, तो ये है मैप और ये जनाब अमेरिका और ये वो रीजन है जहां लड़ाई चल रही है या जहां पे सारा फड्डा है। ये आपने थोड़ा सा याद रखना है कि समंदर कौन कौन से हैं। सिर्फ ये मैं आपको दिखाने के लिए वर्ल्ड मैप मैंने आपको दिखाया, पूरी दुनिया का नक्शा है ये, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि यहां पे समंदर कौन कौन से हैं। इसे कहते हैं पर्शियन सी। ये समंदर जो है ना, ये अरब ममालिक और ईरान के बीच में। ये अरेबियन सी है, ये इंडिया और पाकिस्तान के सामने, ओमान के सामने ये वाला है। इसे गल्फ ऑफ ओमान भी कहते हैं, लेकिन ये इंडियन सी है। और इसके बाद ये वाला जो एरिया इसको मेडिटेरेनियन सी कहते हैं। ये तीन समुद्रों को आपने याद रखना है, 1, 2 और ये 3। और ये रेड सी है, ये सऊदी अरब और अफ्रीकी ममालिक के बीच में रेड सी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ये सिर्फ आप ये नक्शा देख लें, उसके बाद जरा यहां पे आप आ जाए और आपको जरा क्लियर करके मैं दिखा देता हूं। ये जनाब ईरान है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये बिल्कुल छोटा सा एरिया है गल्फ ऑफ ओमान। ये आबने हुर्मुज़, ये इसके बाद गल्फ ऑफ ओमान। ये वो जगह है जहां से अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है पाकिस्तान और ओमान के बीच में। और ये वाला जो समुद्र का बड़ा हिस्सा है, ये अरेबियन सी भी इसको कहते हैं, इंडियन ओशियन भी इसको कहते हैं। तो ये एरिया अलग है। ये रेड सी है, यहां से नीचे से ये आपको बाबे मंडब नजर आ रहा है, यमन के बिल्कुल साथ, अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में, खलीजी ममालिक और अफ्रीका के बीच में, यमन और जबूती के किनारे पे ये एक बीच में एक एरिया है जिसको आप कहते हैं, ये मैंने आपको निशान लगा दिया, ये वाला एरिया, इसको आप कहते हैं बाबे मंडब। ये साथ आगे शुरू होता है रेड सी, और ये सारा वो मेडिटेरेनियन सी है जो जाके यूरोपीय ममालिक के साथ लगता है। यूरोपीय ममालिक उस तरफ आते हैं, यहां ऊपर तुर्की है, नीचे मिस्र है, ये शाम है और ये इसराइल है और गजा भी वहीं पे है। अब आ जाए उस फाइनल मैप की तरफ जो सारी हकीकत बता रहा है। ये देखें आप, इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका के जहाज कहां कहां पहुंच गए और किस किस जगह पे अमेरिका के अड्डे मौजूद है। ये जी अरेबियन सी या इंडियन ओशियन, एक अमेरिकी बहरी जहाजों का जो अड्डा है वो यहाँ पे इन्होंने बना लिया समंदर के अंदर। और यहां पे इन्होंने अपनी फौजी ताकत इकट्ठी कर ली है अरेबियन सी के अंदर या इंडियन ओशियन के अंदर। और ये ईरान का ये वाला एरिया यहां से इन्होंने कंट्रोल किया है। दूसरा, अरब ममालिक को क्रॉस करें तो यहां पे रेड सी आ जाता है, मैंने आपको पहले दिखाया था। एक अमेरिकी बहरी बेड़ा वो ये यहां पे इन्होंने पहुंचा दिया, यहां पे आके खड़ा है। और अब जो अमेरिकी बेड़ा एक और आया पैसिफिक ओशियन से निकल के, वो यहां पहुंच गया। ये इसराइल की बैक साइड पे, यहां पे मेडिटेरेनियन सी के अंदर इनका एक बेड़ा पहुंच गया। तो ये तीन तरफ से इन्होंने ईरान को घेरा डाला इस वक्त तक। अगर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई बढ़ जाती है, पाकिस्तान इस वक्त कंफ्यूज है, पाकिस्तान कहां खड़ा होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो करीबी अकाउंट्स हैं या जो करीबी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे ये बात करना शुरू हो गए कि ईरान ने ज्यादती की है। ये पहले भी कर रहे थे और पहले कुछ मैसेजेस भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की जानिब से या डायरेक्ट उनकी जानिब से सहाफियों को भिजवाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि ईरान की मजम्मत शुरू करो। तो हमें यह पता है कि जिस वक्त सऊदी अरब दबाव डालेगा, क्योंकि बहुत पैसा दिया सऊदी अरब ने, तो पाकिस्तान को पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक और साइड हो सकती है जहां से कुछ दबाव ईरान के ऊपर बढ़ाया जा सके। लेकिन पाकिस्तान नहीं भी करेगा तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा। वजह यह है कि सऊदी अरब और सऊदी अरब का पैसा, अभी हमने यूएई का पैसा वापस किया, सऊदी अरब से लेके वापस किया, यहां से पैसा लिया
यहाँ पे वापस कर दिया। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, हमारे ऊपर पैसा उतना ही चढ़ा हुआ है, शायद उससे ज्यादा चढ़ गया है क्योंकि और कर्जा भी हम लेते चले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है खित्ते में जहां पे अमेरिका ने अपनी इतनी फौज लाकर इकट्ठी कर दी है कि इस फौज के साथ पूरी एक जंग लड़ी जा सकती है। पहले इस रीजन में अमेरिका ने कभी इतनी ताकत इकट्ठी नहीं की जितनी अब की है। वापस चलते हैं मेन स्टूडियो में। तो नाज़रीन, आपने देख लिया मैप के जरिए से कि सूरत इस वक्त क्या है और मशरिक़ वस्ता में ईरान को कैसे घेरा पड़ा हुआ है। अब ईरान इस घेरे को कैसे तोड़ता है, उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके अपने इत्तेहादी हैं, उसका अपना एक तरीकाकार है चीजों को डील करने का, और उसके हथियारों की नौइयत भी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा चैलेंज और खड़ा हो गया है। ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने में एक हफ्ता बाकी है। देखिए, जब भी कभी कोई जंग शुरू होती है तो अमेरिकी सदर बगैर इजाजत के कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि वो 60 दिन में कांग्रेस से उसकी इजाजत ले या उसकी मंजूरी ले। अब कांग्रेस से मंजूरी लेने के लिए बाकी बच गया एक हफ्ता। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी आइन के तहत ये जो है वो यानी वॉर पावर रेजोल्यूशन जो है, ये एक अमेरिकी आइन है, कानून है, उसके तहत अमेरिका को, अमेरिकी सदर को अब ये इजाजत लेनी पड़ेगी और उसको हमायत दरकार होगी कांग्रेस की। एक हफ्ता बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप के नंबर तो ठीक है, लेकिन बहुत थोड़े मार्जिन के साथ। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में रुकावट आ जाती है और कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं, इसराइल की लॉबिंग बहुत अच्छी है अमेरिका में, वो कंट्रोल करते हैं अमेरिकन सिस्टम को, ये अमेरिकन खुद कहते हैं, तो उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये मंजूरी नहीं मिलती, ये एक संगे मील है जिसको अबूर करना होगा। अगर ये इतना आसान होता तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत पहले कर चुके होते। अब उन्हें क्योंकि आखिरी वक्त में ये करना है, तो ये भी एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे पूरा करते हैं। इसराइल ने बहरहाल ऐलान कर दिया है कि वो सिर्फ अमेरिका के इशारे का इंतजार कर रहा है और वो बड़ी तबाही फैला सकता है। इसराइली वज़ीर दिफा का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अमेरिका की इजाजत मिलते ही खामनई के पूरे खानदान को हम खत्म कर देंगे। आयतुल्लाह खामनई किस हालत में इस वक्त, आयतुल्लाह अली खामनई तो शहीद हो गए हैं, जो मुज्तबा खामनई है वो किस हालत में है ये मैं आपको बताता हूं आगे चलकर। लेकिन इसराइल ने एक बार फिर ईरान को संगीन नताइज भुगतने की धमकी देते हुए अपनी अमेरिका के साथ दोस्ती का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका ने अगर हमें कहा, ये वज़ीर दिफा है इसराइल का, उसने कहा कि ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं, सिर्फ अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। ईरान को तारीकी और पत्थर के दौर में हम धकेल देंगे और आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई के पूरे खानदान को इस मर्तबा खत्म कर देंगे। हालांकि पहले ही ये खानदान आधा कत्ल हो चुका है, ज्यादातर लोग इस खानदान के जो मुज्तबा खामनई से जुड़े हैं वो शहीद हो चुके हैं। बाकी जो लोग बचे उनमें मुज्तबा खामनई है, उनकी अपनी सूरत क्या है इस पे मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं। जो एक रिपोर्ट मुज्तबा खामनई की सेहत के हवाले से आई, ये ईरान में से जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है, ईरानी ओहदेदार को कोट किया गया है कि सुप्रीम लीडर शदीद जख्मी है मगर होश में है। कासिदों के जरिए से वो पैगाम रसानी भी उनकी जारी है। ये ईरानी मीडिया को या ईरानी ओहदेदार को कोट किया गया है और अमरीकी इदारे में कोट किया गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर ज़हनी तौर पे पूरी तरह मुतहर्रिक हैं और मजबूत हैं और बाखबर हैं, लेकिन मुल्क के अहम फैसले अमनन पासदारान इनकलाब के आला कमांडरों के एक ग्रुप के जरिए किए जा रहे हैं। हाँ, ये है कि वो अपनी पैगाम जो है वो पहुंचाते रहते हैं। वो एक बड़ी महफूज जगह पे मौजूद हैं। जो फिजाई हमला किया गया था उसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे और अभी तक वो तिब्बी टीम की निगरानी में हैं। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने बताया कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई शदीद जख्मी है मगर होश में है। उन तक पैगामात हाथ से लिखकर जा रहे हैं और वापस वहीं से तहरीरी तौर पे उनके जवाबात भी आ रहे हैं। ईरानी सीनियर ओहदेदार ने कहा कि इसराइली या अमरीकी निगरानी से बचने के लिए आला हुकाम सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनई के करीब नहीं जा रहे और पैगाम रसानी के लिए गैर रवायती मगर महफूज तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सदियों पुराना तरीका है कि हाथ से खत लिखकर भेज दो और वहीं से खत वापस आ जाए। अच्छा, अब उनकी सेहत के बारे में यह बताया जाता है कि उनके ऊपर जो अटैक हुआ उसमें उनकी एक टांग के 3 सर्जरी उनकी हो चुकी है मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि ये अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ईरानी सोर्सेज से रिपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मुबैना तौर पे कि 3 मरतबा उनकी टांग की सर्जरी हुई है और इस बात का खदशा है कि शायद उनको जो है वो नकली टांग लगानी पड़े, लेकिन बार बार उनकी सर्जरीज की जा रही हैं। उनका हाथ जो शदीद जख्मी था वो अब बेहतर हो चुका है इस रिपोर्ट के मुताबिक। उनके चेहरे पे जो जख्म आए थे उनका भी इलाज जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई को शायद जो है वो आने वाले वक्त में उन्हें कोई सर्जरी भी देनी पड़े, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कोई ऐसा काम करना पड़े। बहरहाल उनका अपना एक स्टेटमेंट भी आया है, मुज्तबा खामनई का एक स्टेटमेंट जारी भी किया गया है और वो जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, हम वतनों के दरमियान पैदा होने वाले गैर मामूली इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन की सफों में दरार पड़ गई है। इस नेमत के अमली शुक्राने के साथ ये हमांगी मजीद अजीम और फौलादी बन गई है और दुश्मन मजीद बदहाल और कमजोर होंगे। दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयां
लोगों के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती हैं। दुआ है कि हमारी गफलत इस नापाक इरादे को पाया तकमील तक ना पहुंचने दे, यानी हम कोई ऐसी गफलत ना करें जिससे दुश्मनों का इरादा कामयाब हो जाए। तो ये आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का एक ईरानी कौम के नाम पैगाम आया। डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल भी किए गए मीडिया की जानिब से। एक सवाल उनसे ये पूछा गया कि क्या आप ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करेंगे। हालांकि इससे पहले खबर आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मौके पर एटमी कोड्स मांगे थे। इसकी तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन यह दावा किया गया अमेरिका में कि एटमी कोड्स उन्होंने मांगे तो उनको इनकार कर दिया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा यह अहमकाना सवाल है, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगा। रवायती हथियारों से हमने ईरान को तबाह कर दिया है, तो हमें दूसरे हथियारों की जरूरत नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की है। उनसे सवाल किया गया कि आप कब तक ईरान का इंतजार कर सकते हैं, कितनी देर आप ईरान के जवाब का या मुआहदे का इंतजार करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब हमारे पास तो बहुत वक्त है, वक्त तो ईरान के पास नहीं है। फिर उसने कहा मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि वियतनाम की लड़ाई 18 साल चलती रही है, इराक की लड़ाई का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने बहुत सारी और लड़ाइयों का हवाला दिया। कोई लड़ाई 7 साल चली, कोई 14 साल चली, कोई 18 साल चली, तो अभी तो 6 हफ्ते हुए हैं और मुझे कोई जल्दी नहीं है। और क्योंकि देखिए सहाफी बार बार ये इसलिए पूछते हैं कि यूरोप के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, एशिया के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, अफ्रीका के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत सारे ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी जुड़ी हुई है इस रीजन के साथ, आपने हुर्मुज के साथ, वो सारे ममालिक मुतासर हो रहे हैं और ट्रंप साहब अपने हथियार वहां पे पहुंचा रहे हैं और ईरान भी अपने हथियारों की तैयारी कर रहा है। अब वहां से रिपोर्टें आती हैं ईरान में से, और अमेरिकन मीडिया भी रिपोर्टें देता है कि ईरान के आधे से ज्यादा हथियार अभी महफूज हैं और वो उन्हें चला सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर एक नई बहस शुरू हो गई। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है। खबर ये कहती है कि ट्रंप की इंतजामिया बड़ी तेजी से इस बात का तखमीना लगा रही है, जो व्हाइट हाउस है वो इस बात का तखमीना लगा रहा है बड़ी तेजी से कि अगर चीन ने इस वक्त ताइवान पे कब्जे की कोशिश की या चाइना इस वक्त ताइवान पे कब्जा करता है तो अमेरिका क्या मुकम्मल तौर पे ताइवान का दिफा कर पाएगा। क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अपने जो टॉम हाक मिसाइल हैं उनमें से 1000 से ज्यादा इस्तेमाल कर चुका है। 1500 से 2000 के बीच में एयर डिफेंस मिसाइल भी अमेरिका अपने फायर कर चुका है और इनकी बहाली में सालों लग सकते हैं। अमेरिका ने अभी दिफाई कंपनियों के साथ मुआहदा किया है जिसमें 4 से 5 साल में उन्हें बड़े पैमाने पर यानी 4300 मिसाइल मजीद बनाकर दिए जाएंगे, जिनमें क्रूज मिसाइल भी हैं, दीगर मिसाइल भी हैं। अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम यह है कि अगर दुनिया में अब कोई नया फड्डा हो जाता है या कोई और ऐसी जंग छिड़ जाती है जिसमें अमेरिका को जाना पड़ जाए तो अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा कितना ज्यादा है। ये 6-7 हफ्तों में अमेरिका ने इतने हथियार चला दिए ईरान के खिलाफ, इतना बारूद फूंक दिया है कि अब उनके पास आधी कैपेसिटी बाकी है। ये अमेरिकन मीडिया की और अमेरिकन इदारों की रिपोर्टें हैं। अब इस कैपेसिटी के साथ अगर वो दोबारा ईरान से लड़ते हैं तो लाजमी बात है कि ये जखीरा मजीद कम हो जाएगा और इसकी भरवाई में सालों लग जाएंगे। तो फिर चाइना या रशिया कोई और एडवेंचर करते हैं तो अमेरिका उस एडवेंचर से कैसे निपटेगा, ये एक अजीब सूरत हाल है अमेरिका के लिए। प्रोपेगेंडा वॉर नादरीन साथ साथ जारी है और कालिबाफ का इस्तीफा छाप दिया गया, यानी ये दावा किया गया अमेरिकी मीडिया में, इसराइली मीडिया में कि कालिबाफ ने, जो ईरानी स्पीकर हैं और मुज़ाकराती कमेटी के हेड है, ये दावा किया गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड नहीं है। लेकिन बाद में ईरान से इसके ऊपर तरदीद भी आ गई। ईरान ने यह भी कहा कि हमारे आपस में अंदरूनी तौर पर किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं है। ये इख्तलाफात अमेरिका में है लेकिन हमारे अंदर कोई इख्तलाफात नहीं है। और ऐसे मौके पर ही इख्तलाफात के हवाले से आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का भी एक स्टेटमेंट आ गया जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर दिया है जहां से ये लड़ाई दोबारा ट्रिगर हो सकती है। ये ऑर्डर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ने वो कश्तियां तबाह करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, कश्तियां जब मैं आपको कहता हूं तो ये ऐसा नहीं कि छोटी छोटी चप्पुओं वाली कश्तियां हैं, ये अच्छे खासे क्रूज हैं, बड़े जहाज हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब के वो जहाज या कश्तियां तबाह कर दिए जाएं जो आपने हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं। अब बारूदी सुरंगें बिछाने के नाम के ऊपर आप किसी भी जहाज को जब निशाना बनाएंगे तो लड़ाई ट्रिगर कर जाएगी, लड़ाई बढ़ जाएगी। और ये अब ऐसा लगता है कि लड़ाई दोबारा शुरू होने की जो वजह बनेगा वो आपने हुर्मुज ही बनेगा। और मैं आपको पहले ही मैप दिखा चुका हूं कि अमेरिका ने किस तरीके से इस पूरे रीजन को कब्जे में लिया है। और मैंने आपको यह सिचुएशन भी बता दी है कि पाकिस्तान का रोल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है इन केस कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ किया हुआ अपना मुआहदा पूरा करना पड़ जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर क्योंकि पाकिस्तान की बात हुई है तो जरा यहां पे भी आ जाते हैं। हालात ये पैदा हो गए हैं कि पाकिस्तान पेट्रोल के बाद अब दुनिया का ऐसा मुल्क बन गया जो बिजली भी सबसे महंगी बेच रहा है। यहां पे शाकिर एवान साहब ने कमाल तरीके से एक्सपोज किया है मौजूदा हुकूमत को, सबसे शानदार काम कर रहे हैं, बल्कि लोग उन्हें अपने बिल भिजवा रहे हैं, पुराने भी नए भी, और वो तकाबली जायदा कर करके लगाए जा रहे हैं। यहां पे शाकिर एवान साहब ने एक बिल शेयर किया और मैं एक बात याद रखिएगा, इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाए और इस तरह का बिल आ जाए तो आपने मुझे नहीं कहना कि भाई अब तुम ये बात क्यों नहीं करते। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि ये किया कराया नवाज शरीफ का है। ये नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने और पीपल्स पार्टी ने मिलकर आईपीपीज लेकर आए।
एक भी आईपीपी का मुआहदा इमरान खान के दौर में नहीं हुआ। ये सारा काम डिक्टेटर मुशर्रफ के दौर में और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में हुआ। और इसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया, यानी अगर आप देखेंगे 70-80% किसी का किरदार है तो वो शरीफ खानदान का है, जो ये मंसूबे लेकर आए, जिन्होंने ये लगाए। अब कमीशने खा गए, क्या किया, किसकी जेब में पैसा जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। हत्ता कि इस हुकूमत ने यह भी कर दिया कि सूरज की रोशनी पे टैक्स लगा दिया। अगर आप सोलर के साथ बिजली बनाएंगे, देखिए जिस मुल्क में आप बिजली मुहैया नहीं कर सकते, या तो हुकूमत अवाम को पूरी बिजली दे रही हो ना, हम पूरी और सस्ती बिजली दे रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई अपनी बिजली पैदा करना चाहता है तो वो हमें टैक्स देगा, फिर तो बात समझ आती है। आप ना बिजली सस्ती दे रहे हैं, ना आप बिजली पूरी दे रहे हैं, बल्कि आप लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब लोग अगर अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए सोलर लगाते हैं, वो खरीदते भी खुद है, उसकी मजदूरी भी खुद देते हैं, अपनी छत के ऊपर लगाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाते हैं, जो चीज खरीदते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं, और जो मजदूरी देते हैं उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। जब वो लग जाता है तो कहते हैं जी इसके ऊपर और टैक्स देना। सूरज की रोशनी से आप बिजली पैदा कर रहे हैं, सूरज की रोशनी पे लग गया नाज़रीन टैक्स। ये ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इमरान खान आगे इसको ठीक कर सकता है या कोई और आगे इसको ठीक कर सकता है। ये मुआहदे कर दिए नवाज शरीफ ने, रस्से के साथ बांध दिया पाकिस्तानी कौम को एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। अब ये जान नहीं छूटती है, बहुत मुश्किल है। ये एक और बिल आप चेक करें, ये बिल आ गया नाज़रीन, 73 यूनिट का बिल है और 12,871 रुपए फी यूनिट। अगर आप डिवाइड करें तो 175 रुपए 90 पैसे का यूनिट बनता है, लगभग 176 रुपए का एक यूनिट। और ये 73 यूनिट का बिल है, 100 यूनिट से भी कम का। 300 यूनिट तक की जिन्होंने बिजली मुफ्त देनी थी, उन्होंने सूरज की रोशनी पे भी टैक्स लगा दिया। ये पाकिस्तानियों के साथ धोखा हुआ और पाकिस्तान की तारीख में कभी पाकिस्तानियों के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ। अब तो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बहुत फेवरेट लोग हैं, जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो भी ये कहना शुरू हो गए हैं कि मकबूलियत बढ़ गई है। मिसाल के तौर पे हाशिम डोगर साहब है, पहले पीटीआई में होते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा मजे का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जी कि चाहे मुझे अगले इलेक्शन में एक भी वोट ना मिले, मैं आसिम मुनीर के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो बहुत बहादुर है, आगे उनकी तारीफें की है। मामला ये है कि आसिम मुनीर की तारीफें आप करें, लेकिन आप उनके साथ ऐसे ज्यादती तो ना करें। ये तो ज्यादती आप कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि आसिम मुनीर साहब इतने गैर मकबूल हैं। यानी मेरे सर्वे के अंदर भी उन्होंने 6.9% ले लिया। इमरान खान के मुकाबले में जब सर्वे करवाया तो सारी जमातें उनके साथ थी, 6.9% उन्होंने मेरे सर्वे में ले लिया। लेकिन हाशिम डोगर साहब का यह मानना है कि चाहे मुझे एक भी वोट ना पड़े, यानी वो ये दूसरे अल्फाज में कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब इतने गैर मकबूल हैं कि मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा तो मुझे वोट नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे एक वोट भी ना पड़ा मैं फिर भी आसिम मुनीर के साथ खड़ा होऊंगा। यानी ये तो दूसरे अल्फाज में वो बता रहे हैं कि मकबूलियत किधर है और सूरत-ए-हाल क्या है। वैसे तो ये पूरा पाकिस्तान ही जानता है, लेकिन जो पाकिस्तान के साथ अब इन लोगों ने किया, इससे पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था, हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये इस लेवल तक पाकिस्तान को लेकर आ जाएंगे। बेड़ा गर्क किया इन्होंने पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इकोनॉमी का, पाकिस्तान के लोगों का। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।